हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, मैं हरीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, कल का जो वीडियो अपन लोगों ने अपलोड किया था, आप लोगों का बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे कमेंट उस वीडियो के माध्यम से हमें मिले हैं। तो मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और आप भी उस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जैसे ही 7 दिन हो जाएंगे तो अपन एक और नई इनाम की घोषणा करेंगे और आप इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के बहुत सारे बच्चों के सामने आप अपना वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, आज का अपना नया टॉपिक रहेगा अम्लीय वर्षा। बहुत शानदार टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पुटअप हो चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है अम्लीय वर्षा। राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे पुलिस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, किसी भी प्रकार की अपन बात करें एग्जाम की, तो यहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। अम्लीय वर्षा को कहा जाता है तेजाबी वर्षा और अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है साथियों एसिड रेन। एसिड रेन। तो ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं। अम्लीय वर्षा, क्योंकि अम्ल का जो पुराना नाम है वो क्या है दोस्तों? तेजाब कहते हैं अपन अम्ल को। पहले अपन बोलते थे कि तेजाब की बोतल ले आना है, आज वही तेजाब क्या बन चुका अपने लिए? एसिड बन चुका है, अम्ल बन चुका है। तो अम्लीय वर्षा का दूसरा नाम आपको याद रखना है तेजाबी वर्षा। और इस वर्षा को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो इसे एसिड रेन के नाम से जाना जाता है। क्या है ये, किस प्रकार से होती है, तो अपन चर्चा करते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन? पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि नॉर्मल रूप से वर्षा कैसे होती है। जैसे अभी वर्षा का टाइम चला है, लेकिन अपने आसपास के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम हो रही है, रीजन का कुछ पता नहीं है। सारे लोग रोज इंद्र भगवान को याद करें कि कब बरसात होगी, कब बरसात होगी। तो ध्यान से सुनेंगे, वर्षा नॉर्मल वे में कैसे होती है। आपको एक बात का विशेष पता है कि गर्मी की अपेक्षा सर्दी की अपेक्षा गर्मी की दिनों में बरसात ज़्यादा होती है। वर्षा ऋतु का टाइम आता है, तो ये किस प्रकार से होती है, तो आप ध्यान देना। ये कोई महासागर है और महासागरों के अंदर पानी भरा पड़ा है, खूब सारा, आपको पता है। जलाशय मान सकते हैं, महासागर मान सकते हैं, बड़े समुद्र मान सकते हैं, तालाब मान सकते हैं, जो भी आप मान सकते हैं मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो साथियों, गर्मी के दिनों में यहाँ पर जो पानी उपस्थित है, जल या पानी जिसको आप कह रहे हो, गर्मी के दिनों में पृथ्वी धरातल का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इस पानी का वाष्पीकरण होने वाला है। पानी का क्या होने वाला है? वाष्पीकरण। मैं एक टर्म लिख रहा हूँ आपके सामने, वाष्पीकरण, या फिर इसे अपन नाम दे रहे हैं वाष्पन। अब वाष्पीकरण या वाष्पन की प्रोसेस क्या होती है, तो आपको याद रखना है जल या पानी का वाष्प में बदलना। जल या पानी का किसमें बदलना? जल वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। आपको सीधी टर्म याद रखनी है, जल या पानी का जल वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण होता है, वाष्पन होता है। अब साथियों, जैसे ही इस जल का वाष्पीकरण होगा तो ये जल वाष्प ऊपर उठती है हवा के झोंकों के साथ। मान लो ये ऊपर क्यों उठेगी, तो आपको पता है ऊपर का टेम्परेचर क्या है? कम है। तो ऊपर का टेम्परेचर कम है, तो ये जो जल वाष्प में वायुमंडल में घूम रही है, ये ऊपर जाकर के किसमें बदल जाती है? जल की बूंदों में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है दोस्तों? जल की बूंदों में बदल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं कि ऊपर कोई इंद्र भगवान ने अपनी मोटर चालू की और नीचे बरसात हो रही है। सारा का सारा पानी कहाँ से जा रहा है? नीचे से जा रहा है। किस प्रोसेस के दौरान? वाष्पीकरण की क्रिया के दौरान। मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल वर्षा कैसे हो रही है, फिर अपन बात करेंगे अम्लीय वर्षा की। तो सारा का सारा जो पानी है, जो समुद्रों का, महासागरों का, जलाशयों का, तालाबों का जो पानी है, वो वाष्पीकरण की क्रिया के दौरान ऊपर उठेगा और ऊपर का टेम्परेचर कम होने की वजह से वापस ये जल वाष्प ठंडी हो जाएगी और ठंडी होकर के जल की बूंदों में बदल जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है संघनन। वाष्प अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन, मतलब गैस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है साथियों? संघनन कहलाता है। और जैसे ही जलवाष्प से जल की बूंदें बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो ये भारी होने के कारण वापस कहाँ जाती है?
भूमि पर आ जाती है और नदियों के माध्यम से वापस उन्हीं महासागरों में चली जाती है। तो ये बात आपको विशेष याद रखनी है। ये नॉर्मल वर्षा होगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। महासागरों के पानी का वाष्पीकरण होगा, बनी हुई जलवाष्प ऊपर उठेगी, ऊपर का टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ संघनन की क्रिया होगी, मतलब जलवाष्प ठंडी होकर के वापस जल की बूंद धारण कर लेगी और वो जल की बूंदें वर्षा के रूप में कहाँ आती हैं, भूमि पर आती है। ये तो ही दोस्तों नॉर्मल वर्षा। अब अपन बात करते हैं अम्लीय वर्षा कैसे होती है, कि सर ऊपर से कोई अम्ल कैसे बरस सकता है। तो ध्यान देना साथियों, मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूं पहले। ऐसी वर्षा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रहा हूं, CO2 के अतिरिक्त सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इस वर्षा को अपन कौन सी वर्षा बोलेंगे साथियों, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। ऐसी वर्षा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अतिरिक्त सल्फर और नाइट्रोजन, कार्बन के ऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, उस वर्षा को कहा जाता है मित्रों अम्लीय वर्षा, तेजाबी वर्षा या फिर एसिड रेन। फिर अपन बात करें तो देखो नॉर्मल जो वर्षा होती है, उस नॉर्मल वर्षा की पीएच का जो मान होता है वो लगभग 5.6 के समथिंग होता है। आपसे पूछा जाएगा वर्षा जल की पीएच का मान कितना है, तो 5.6 होता है। और यदि आपके सामने प्रश्न ये आ जाए कि अम्लीय वर्षा की पीएच का मान कितना है, तो साथियों आपको उत्तर देना है 5.6 से कम। 5.6 से कम। ये पीएच वैल्यू क्या होती है इसकी बात अपन केमिस्ट्री में करेंगे, इसका डिस्कशन अपन वहीं करेंगे। अब देखो आपको ये डेफिनेशन दो, एक नंबर डेफिनेशन ये होगी, दूसरे नंबर डेफिनेशन ये होगी, दोनों आपको याद रखनी है। ऐसी वर्षा जिसके जल की पीएच का मान 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा कहलाती है। या फिर ऐसी वर्षा जिसमें CO2 के अतिरिक्त सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, उसे भी कौन सी वर्षा कहा जाता है, तो वो आपकी कहलाती है अम्लीय वर्षा या तेजाबी वर्षा। सर अम्ल ऊपर कैसे गए, तो आपको दो अम्ल के मैं नाम बता रहा हूं। नंबर 1 अम्ल आता है आपका नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, और नंबर 2 आता है साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका सूत्र है H2SO4। ये दोनों ही इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरे क्वेश्चन को। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन कौन से हैं, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन कौन से हैं। नंबर 1 नाइट्रिक अम्ल HNO3, नंबर 2 हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। फिर दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड कौन कौन से हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड कौन कौन से हैं, तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड हो गए साथियों आपको सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो एक बार फिर प्रश्नों को रिपीट कराऊं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, और अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। साफ साफ सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। HNO3 की बात करें तो इसे कहा जाता है सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल या सोरे का तेजाब, और इसे कहा जाता है दोस्तों गंधक का अम्ल या गंधक का तेजाब, गंधक का अम्ल या गंधक का तेजाब। अम्लों का राजा कहा जाता है इसको, किंग ऑफ एसिड्स कहलाता है। ये बाकी बातें जो हैं वो केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री में अपन इनको और डीपली पढ़ेंगे। तो ये नॉर्मल वर्षा भी
अब देखो ये CO2 SO2 NO2 निकलेंगी कहाँ से? तो कल कारखानों के धुएं से, उद्योग धंधों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जीवाश्म ईंधन के दहन से ये सारी गैसें निकलती हैं। और ये सारी की सारी जो गैसें निकलती हैं साथियों, तो उनमें से इम्पोर्टेंट है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ये क्या करेंगे, जैसे ही जल का वाष्पीकरण हुआ तो इस जलवाष्प के साथ क्रिया करेंगे, ये इस जलवाष्प के साथ ऊपर उठेंगे और जलवाष्प पर लास्ट में किसमें कन्वर्ट हो रही है, पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। और ये पानी की बूंदें अब किसके साथ रिएक्ट होंगी, तो ये इन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होंगी। किस प्रकार से होती हैं आप ध्यान से देखेंगे। मैं दो रिएक्शन आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी जो आपके ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हो गए। ध्यान से सुनेंगे, SO2 और NO2। SO2 का मतलब हो गया सल्फर के ऑक्साइड, जिसको आप सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, सल्फर के ऑक्साइड। और NO2 का मतलब हो गया नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर मैं आपको NO अक्ष दिखा रहा हूँ, NO अक्ष। अक्ष का मतलब क्या क्या हो सकता है, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड हो सकता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है। NO अक्ष मतलब नाइट्रोजन की कोई से भी ऑक्साइड हो सकते हैं। तो अक्ष का मतलब आपको यहाँ याद रखना है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड हो सकता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है। तो आपको ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड अच्छे से याद रखने हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन गया। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अक्ष का मतलब आपको याद रखना है NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। किस प्रकार से क्रिया होगी, तो आपको पता चल चुका है कि जीवाश्म ईंधन के दहन से या फिर मोटर गाड़ियों के धुएं से, कल कारखानों के धुएं से, उद्योग धंधों की चिमनियों से ये सारी गैसें वायुमंडल में मुक्त होती हैं। अब देखो जैसे ही जलवाष्प, समुद्र के पानी का वाष्पीकरण हुआ, जलवाष्प ऊपर उठती है और वो जब पानी में बदल जाती है तो ये जो ऑक्साइड यहाँ से आपको निकले हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे, NO2 भी क्रिया करेगा जल के साथ, SO2 भी क्रिया करेगा जल के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड उस पानी के साथ क्रिया करेगा, उस जलवाष्प के साथ क्रिया करेगा। सल्फर का ऑक्साइड उस पानी के साथ क्रिया करेगा, उस जलवाष्प के साथ क्रिया करेगा। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करते हैं तब तो आपका अम्ल बनता है HNO3, मतलब नाइट्रिक एसिड। कौन सा अम्ल बनेगा, नाइट्रिक एसिड। और SO2 जब जल के साथ क्रिया करता है तो बनता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्या रखना है, याद रखना है। जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करेंगे तो HNO3 बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा। और SO2 सल्फर के ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करेंगे तो बनेगा साथियों सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। अभी तक 6-7 क्वेश्चन दे चुका हूं, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो ये अम्ल, याद रखना आप, ये अम्ल भूमि पर ही उपस्थित है और इन अम्लों के विघटन से बना नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, ये जलवाष्प के साथ ऊपर गए और वापस पानी के साथ क्रिया करके उसी वर्षा के पानी के साथ भूमि पर आ रहे हैं। इसलिए साथियों याद रखना है, ऐसी वर्षा को कौन सी वर्षा कहा जाएगा, एसिड रेन कहा जाएगा। कौन सी वर्षा कहा जाएगा, एसिड रेन। ऊपर से किसी प्रकार का कोई अम्ल नहीं आएगा, ये सारे के सारे जो अम्ल के ऑक्साइड वो भूमि से ही जा रहे हैं, जलवाष्प के साथ ऊपर उठते हैं, पानी की बूंदों के साथ क्रिया करते हैं और वर्षा के साथ, नॉर्मल वर्षा के साथ यही नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वापस जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं और वर्षा के साथ पुनः भूमि पर आते हैं। ऐसी वर्षा को कौन सी वर्षा कहा जाता है मित्रों, एसिड रेन कहा जाता है, तेजाबी वर्षा कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, आप चूक मत कर देना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बार बार पूछे जाएंगे।
तो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा एसिड रेन किस प्रकार से होती है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप अभी लाइक का बटन प्रेस करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखो अपन बात करते हैं, तो वर्षा जल की पीएच का मान आपको पता चल ही चुका है। वर्षा जल की पीएच का मान मैंने आपको बताया है मित्रों 5.6। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अम्लीय वर्षा की पीएच का मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा की पीएच का मान होता है मित्रों 5.6 से कम। 5.6 से कम। नॉर्मल वर्षा पीएच का मान 5.6 और यदि वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो गया तो आपकी कहलाती है एसिड रेन। उत्तरदायी ऑक्साइड की यदि अपन बात करें तो उत्तरदायी ऑक्साइड हो गए आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। उत्तरदायी अम्ल की यदि आपसे बात की जाए तो उत्तरदायी अम्ल हो गया आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब देखो अपन बात करते हैं अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी। तो अम्लीय वर्षा के खोजकर्ता है मित्रों R.N. स्मिथ। R.N. स्मिथ और R.N. स्मिथ ने अम्लीय वर्षा की खोज कब की थी 1872 में। 1872 में इन्होंने अम्लीय वर्षा के बारे में बताया था कि अम्लीय वर्षा इस प्रकार से होती है, ये एसिड रेन होती है, इसके लिए ये ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं, ये अम्ल इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अम्लीय वर्षा के खोजकर्ता का ये जो क्वेश्चन है, जब आप फर्स्ट ईयर में एग्जाम देते हैं और फर्स्ट ईयर में जो आपका कंपल्सरी जो सब्जेक्ट लगता है एनवायरमेंट स्टडी, उसके अंतर्गत भी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के रूप में हर बार पेपर पूछा जाता है वर्षा की खोज किसने की थी। तो आपके सामने ऑप्शन लिखा होगा इसमें 1872। अब आपको याद करना संपूर्ण विश्व की अपन बात करें तो सबसे पहले यूरोप में 1958 में अम्लीय वर्षा का प्रभाव देखा गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अम्लीय वर्षा का प्रभाव कहाँ देखा गया या फिर सबसे पहले अम्लीय वर्षा कहाँ देखी गई थी, कहाँ हो रही है। तो सबसे पहले पूरे विश्व में यूरोप महाद्वीप में सन 1958 में 1958 में अम्लीय वर्षा का प्रभाव देखा गया था, जहां पर इस वर्षा जल की पीएच का मान 4.8 से 5.2 मापा गया था। 4.8 से कितना मापा गया था 5.2 मापा गया था। तो ये मैंने आपको बताया 5.6 से कम। अब जैसे जैसे पीएच का मान कम होता जाएगा अम्लीय गुण उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, अपने लिए उतने ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाले हैं। तो खोज करने वाले वैज्ञानिक है R.N. स्मिथ और सबसे पहले यूरोप 1958 में वर्षा का दुष्प्रभाव देखा गया, पीएच का मान वहाँ पर मापा गया था इसका 4.8 से 5.2। इसके अलावा अपन बात करें तो जर्मनी और कनाडा में भी अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव देखा जा चुका है। ये वो देश है जहां पर अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव बार बार देखे गए। शुरुआती दिनों में देखे गए तो सबसे पहले 1958 यूरोप में देखा गया, उसके बाद जर्मनी और कनाडा में भी अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव देखे जा चुके हैं। अब देखो मैं आपको 2-3 और विशेष पॉइंट बता रहा हूँ। बात करें अपन नॉर्वे और स्वीडन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्वे और स्वीडन की यदि बात की जाए तो साथियों यहाँ पर उद्योग धंधे काफी विकसित हैं। कहाँ? नॉर्वे और स्वीडन में। तो नॉर्वे और स्वीडन में उद्योग धंधे काफी विकसित हैं। तो यहाँ पर औद्योगिकीकरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। औद्योग धंधों के ज़्यादा विकसित होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा SO2, ज़्यादा NO2, ज़्यादा CO2 निकलेगी और इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि यहाँ की जितनी भी प्राकृतिक झीलें वो सारी की सारी मृत हो चुकी हैं। मतलब इन झीलों को कौन सी झील घोषित किया जा चुका है? मृत झील घोषित किया जा चुका है। अब सर झील कैसे नष्ट होगी ये बताइए। तो ध्यान से सुनेंगे। मैंने अभी आपको बताया वर्षा जल का समुद्र के पानी का वाष्पीकरण हुआ, जलवाष्प ऊपर गई, ऊपर अम्ल मिले, वापस भूमि पर आते हैं वो
वर्षा के साथ। वो सारा का सारा वर्षा का जल जिसमें अम्ल उपस्थित है वो नदियों, तालाबों, महासागरों में पहुंच जाता है और वहाँ उन प्राकृतिक झीलों के अंदर जितने भी प्राकृतिक संपदा थी, चाहे आप पादप पल्लवक की बात करें, चाहे जलीय पादपों की बात करें, चाहे उस जल में रहने वाले जलीय प्राणियों की बात करें, सारे के सारे मर चुके हैं, नष्ट हो चुके थे। इसलिए नॉर्वे और स्वीडन के अंदर जो प्राकृतिक झीलें थी उनको कौन सी झील नाम दे दिया गया था? मृत झील, क्योंकि यहाँ की सारी प्राकृतिक संपदा क्या हो गई थी? नष्ट हो गई। फिर बात करें अमेरिका की मैक्सिको सिटी, मैक्सिको एवं लॉस एंजलिस शहर की भी बात करूँ, लॉस एंजलिस शहर की भी बात की जाए, अच्छे क्वेश्चन है। अमेरिका की मैक्सिको सिटी और अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर की बात करें तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा की स्थिति बनी हुई है साथियों, हृदय विदारक। अब ये हृदय विदारक शब्द क्या है? तो हृदय विदारक का मतलब है, काफी बार आप न्यूज़पेपर में सुनते हैं दिल दहला देने वाली घटना। दिल दहला देने वाली घटना मतलब तुरंत दिल को झटका लगता है कि यार ये तो बहुत गलत हो गया। तो अमेरिका की मैक्सिको सिटी और लॉस एंजलिस शहर में अम्लीय वर्षा की स्थिति क्या बनी हुई है? हृदय विदारक बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर इस वर्षा जल की पीएच का मान कितना मापा जा चुका है? 3 तक देखा जा चुका है, 3 तक मापा जा चुका है। सारे के सारे जलीय प्राणी, प्राकृतिक वनस्पति लगभग नष्ट होने के कगार पे है, क्योंकि 3 वर्षा जल की पीएच का मान साथियों बहुत डाउन होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये यहाँ पर इस वर्षा जल की पीएच को यदि कोई जीवित प्राणी भी ग्रहण कर ले तो शायद वो जीना संभव नहीं है उसके लिए। तो ये दोनों आपको याद करना, नॉर्वे और स्वीडन के अंदर प्राकृतिक झीलें नष्ट हो चुके हैं जिनको मृत झील नाम दे दिया गया। अमेरिका के मैक्सिको सिटी और लॉस एंजलिस शहर में अम्लीय वर्षा की जो स्थिति वो हृदय विदारक बनी हुई है, पीएच का मान 3 तक मापा जा चुका है। भारत की यदि मैं बात करूं तो भारत की बात की जाए तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। और विशेषकर भारत में भी यदि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, राजस्थान की मिट्टी की बात करो तो राजस्थान की जो धरती है वो कौन सी है साथियों? धरती धोरारी, धरती धोरारी। इसकी मिट्टी में भगवान बसता है। अब अपन साइंटिफिक रीजन की बात करते हैं कि राजस्थान में ऑल ओवर इंडिया में अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव इतने देखने को क्यों नहीं मिलते हैं? तो यहाँ की मिट्टी की जो कण है मित्रों वो क्षारीय प्रकृति के हैं। कौन सी प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के। राजस्थान की मिट्टी के कण कौन सी प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के। और आप सभी को पता है कि अम्लीय वर्षा के अंतर्गत कौन भूमि पर आ रहा है? अम्ल आ रहा है। और आप सबको पता है अम्ल की विक्रिया क्षार के साथ होती है तो वो उदासीन प्रकृति का पदार्थ बनाते हैं। मतलब उस वर्षा जल की पीएच मान को वो क्या कर देंगे? उदासीन बना देंगे। इसलिए राजस्थान और भारत, विशेषकर भारत की बात की जाए तो भारत में भी राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ की मिट्टी के कण क्षारीय प्रकृति के हैं। और राजस्थान की बड़ी विशेषता है, यहाँ पर जब भी वर्षा ऋतु के दौरान जब वर्षा आती है तो इससे पहले आप सबको पता है कि राजस्थान में आंधियाँ आती है। पहले वर्षा पहले कभी नहीं आती है, पहले आंधी आती है। जैसे मई के महीने की बात करूँ तो धूल भरी आंधी आती है, उसके बाद बरसात होती है। तो आसमान के अंदर मिट्टी छा जाती है, मिट्टी के धूल मिट्टी के कण ऊपर की ओर उठ जाते हैं और ऊपर से जैसे ही वर्षा आती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ। सारी मिट्टी के कण ऊपर जा चुके हैं, ऊपर से जैसे ही अम्लीय वर्षा, मान लो वर्षा भी उसके अंदर अम्ल की एक मात्रा उपस्थित है तो ऊपर ही क्या होगा? अम्ल क्षार के साथ क्रिया करेगा। मिट्टी के कण क्षारीय प्रकृति के, वर्षा का जल अम्लीय प्रकृति का है, उसके साथ क्रिया करेगा और भूमि पर आते आते उसको उदासीन बना देगा, न्यूट्रल बना देगा। इसलिए राजस्थान में अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव इतने देखने को नहीं मिले। फिर भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपको 2 बातें अच्छी तरीके से याद रखनी है कि राजस्थान में या फिर भारत में अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव कहाँ कहाँ देखे जा चुके हैं। तो साथियों याद रखना, आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल एवं लाल किले के आसपास के जो क्षेत्र हैं, लाल किला, इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं
वहां पर अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव देखे जा चुके हैं। याद रखना, आगरा का ताजमहल और लाल किले के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव देखे जा चुके हैं जी। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में खेतड़ी कॉपर माइंस, खेतड़ी कॉपर माइंस के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर अम्लीय वर्षा के हल्के फुल्के दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं। कॉपर की खानें हैं, इसलिए इसको खेतड़ी कॉपर माइंस कहा जाता है, जहां पर तांबा निकलता है। तो आगरा का ताजमहल और लाल किले के आसपास के क्षेत्र अम्लीय वर्षा से दुष्प्रभावित हुए हैं। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो खेतड़ी कॉपर माइंस के आसपास के क्षेत्र अम्लीय वर्षा से दुष्प्रभावित हुए हैं। तो ये था साथियों आपका अम्लीय वर्षा का टॉपिक। नेक्स्ट और लास्ट जो इसका पॉइंट आता है वो है अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम क्या क्या भुगतने पड़ सकते हैं, या फिर वर्तमान में अम्लीय वर्षा के जो दुष्परिणाम आ रहे हैं अपने सामने वो कौन कौन से हैं। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव, तो 2-4 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अम्लीय वर्षा के क्या क्या दुष्प्रभाव आज अपन लोग अपनों को देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर 1 अपन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तो हो रही है साथियों जलीय प्राणियों की मृत्यु। अब सर जलीय प्राणियों के इसका इफेक्ट हो रहा है, तो आपको सबको पता है कि वर्षा का जल नदियों के माध्यम से कहाँ जा रहा है, समुद्रों में, तालाबों में, जलाशयों में, महासागरों में, और उसके अंदर जलीय प्राणी निवास कर रहे हैं, तो उनकी मृत्यु लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अपन बात करें तो पेड़ पौधों एवं फसल की जो वृद्धि हो रही है, फसल की वृद्धि में लगातार क्या आ रही है, गिरावट आती जा रही है, लगातार गिरावट आती जा रही है। इसके अलावा बात की जाए तो इसे स्किन कैंसर हो रहा है, त्वचा का कैंसर। और त्वचा का कैंसर अगला जो अपना पॉइंट निकलेगा ओजोन परत का अपक्षय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बहुत बार वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी वजह से भी स्किन कैंसर होता है। इसके अलावा बात की जाए तो मिट्टी का जो, भूमि का जो उपजाऊपन है, भूमि का उपजाऊपन लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जिसको अपनी ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। लगातार मिट्टी का जो उपजाऊपन है, जो उर्वरा शक्ति जिसको अपन कहते हैं, वो लगातार इस अम्लीय वर्षा की वजह से कम होती जा रही है। इसके अलावा बात की जाए तो स्टील, फर्नीचर, भवन, बड़े बड़े जो भवन है इत्यादि को भी इससे काफ़ी नुकसान होता जा रहा है। स्टील की जो भी पात्र है, जैसे स्टील की रेलिंग्स हैं, आपने देखा होगा कलर उनका चेंज हो जाता है। फर्नीचर है, बड़े बड़े भवन हैं, इमारतें हैं, उनके ऊपर काफ़ी इनका गंदा इफेक्ट पड़ रहा है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल आप सभी को पता है साथियों, आगरा का ताजमहल बना हुआ है संगमरमर से, और संगमरमर का जो सूत्र है वो है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, पत्थर है संगमरमर। आपको मैं एक विशेष बात बता दूं, आगरा के ताजमहल के अंदर जो पत्थर लगे हुए हैं वो सारे के सारे अपने राजस्थान के मकराना से हाथियों पर लाद लाद के लेके जाए जाते थे। वहाँ उसी राजस्थान के मकराना के पत्थर से वो ताजमहल का निर्माण हुआ है। तो आगरा का जो ताजमहल आपको पता है वो संगमरमर कैसा आता है, व्हाइट स्टोन है, सफेद पत्थर जिसको अपन कहते हैं, सफेद पत्थर, व्हाइट स्टोन, ये बिल्कुल सफेद है। आगरा का ताजमहल संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 या फिर व्हाइट पत्थर से बना हुआ है। लेकिन आपको याद रखना है, इस अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव की वजह से आज आगरा के ताजमहल का जो सफेद रंग है दोस्तों वो कैसा पड़ चुका है, पीला पड़ चुका है, और इसे वैज्ञानिकों ने स्टोन कैंसर का नाम दिया है। आप ये मत सोचना कि कैंसर मनुष्य के ही होता है, आजकल तो प्रकृति में कैंसर पत्थरों के भी हो रहा है, और ये आप देख रहे हैं इसका तरोताज़ा एग्जाम्पल। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आगरा के ताजमहल के पीले होने का रीज़न क्या है। तो आगरा का जो ताजमहल है वो संगमरमर व्हाइट स्टोन से बना हुआ है, और इस अम्लीय वर्षा की वजह से वो जो व्हाइट स्टोन था वो पीले रंग में बदल चुका है, जिसे वैज्ञानिकों ने स्टोन कैंसर का नाम दिया है। तो साथियों, चाहे राजस्थान पुलिस का पेपर हो, चाहे RPSC किसी भी एग्जाम, RPSC कोई भी एग्जाम करवाए, LDC लेब असिस्टेंट,
रेलवे, पटवारी, दिल्ली पुलिस, हर एग्जाम के अंदर ये पर्यावरणीय मुद्दों की क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।